इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्मी सोल्जर दिखाया जाता है जो बुरी तरह से जख्मी था, जिसे गोलियां लगी थी। डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होश में नहीं आता। यहाँ से कहानी जाती है ठीक 3 दिन पहले फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें एक अमेरिकन बेस को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान में है। यहाँ पर आर्मी की एक मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग में बताया जाता है कि हमें कैसे भी करके अहमद शाह को और उसके खास आदमी तर्राक को पकड़ना होगा। दरअसल अहमद शाह 20 अमेरिकन मरीन्स को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना चुका था। साथ ही वो उन गांव वालों और रिफ्यूजीज को भी मारता है जो उन अमेरिकन की मदद करते हैं। इसीलिए अहमद शाह को मारने के लिए एक मिशन बनाया जाता है। इस खतरनाक मिशन के लिए 4 सोल्जर्स को चुना जाता है, जिनमें मार्कस, मैथ्यू, मर्फी और डैनी होते हैं। इन चारों को हिंदू कुश पहाड़ियों से होते हुए उस गाँव तक पहुँचना होगा जहाँ पर अहमद शाह और उसका खास आदमी तर्राक है। इन्हें यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर 2 टीम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगी, जिसमें एक टीम का नाम है क्विक रिएक्शन और दूसरी का नाम है हेलीकॉप्टर्स। ये दोनों टीमें उस गांव के आसपास ही रहेंगी जहां पर तुम्हें जाना है। उस गांव तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 घंटों का खतरनाक पहाड़ी सफर तय करना होगा। उसके बाद ही तुम उस गांव तक पहुंच पाओगे। साथ ही इन्हें यह भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पहाड़ियां और ये रास्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इसके अलावा तुम्हारा सामना यहाँ पर जहरीले सांपों से भी होगा और कम्युनिकेशन की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी कि तुम हर एक जगह से अपने बेस से कांटेक्ट नहीं कर सकोगे। अगर तुम्हें बेस से कांटेक्ट करना है तो सही जगह पर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में हमें अहमद शाह और उसके आदमियों को दिखाया जाता है। वो एक घर में से एक आदमी को बाहर लेकर के आते हैं, फिर उसे मौत के घाट उतार करके पहुंचा देते हैं दूसरी दुनिया में। दरअसल इन्हें डाउट था कि इस आदमी ने अमेरिकन आर्मी की मदद की है। ये उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है। ये लोग इसी तरह से अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो 4 सोल्जर्स जिन्हें अहमद शाह को मारने का मिशन दिया गया है, उन चारों को रात के अंधेरे में हिंदू कुश पहाड़ियों के आसपास छोड़ दिया जाता है। यहाँ से इन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही रेडियो पर अपनी पोजीशन की खबर भी देते रहते हैं। दरअसल इनका हर एक वर्ड, हर एक नाम कोड में होता है। इन्हें स्पार्टन कहकर के बुलाया जाता है। अब पूरी रात चलने के बाद ये उस गांव के पास एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अहमद शाह है। ये दूरबीन से उस गांव की तरफ देखते हैं लेकिन इन्हें अहमद शाह का नामो निशान भी नहीं दिखता। ये रेडियो से अपने बेस पर इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि इन्हें अभी तक अहमद शाह कहीं भी नजर नहीं आया। इसलिए इनके साथ हवा में जो दूसरी टीम होती है जिसका नाम अपोलो था, उसे वापस बेस पर बुला लिया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि तुम लोग रिलैक्स करो। जैसे ही अहमद शाह की कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है तो हमें कांटेक्ट करो। और अब ये चारों के चारों वही पहाड़ी के पास एक दूसरी पहाड़ी पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये चारों के चारों अलग अलग जगह पर पोजीशन लिए हुए थे। फिर जब ये दूरबीन से उस गांव की तरफ देखते हैं तो इन्हें अहमद शाह, तर्राक और उसके कई सारे आदमी नजर आते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर 10 आदमी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो 10 से कई ज्यादा लोग थे। ये फौरन रेडियो से अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सके, लेकिन जिस जगह पर ये पोजीशन लिए हुए थे वहां पर सिग्नल नहीं होते। इस वजह से ये अपने बेस पर कांटेक्ट नहीं कर पाते। तभी इन्हें एहसास होता है कि झाड़ियों में से कोई इनकी तरफ आ रहा है। ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बकरियां हैं जिनके पीछे 3 आदमी भी हैं। उनमें एक बूढ़ा आदमी, एक जवान लड़का और एक बच्चा था। जब ये तीनों आगे बढ़ रहे थे तभी इनमें से एक का पैर मार्कस के पैर से टकरा जाता है जो झाड़ियों में लेटा हुआ था। ये देख कर के मार्कस और उसके साथी बाहर निकलते हैं और इन तीनों को पकड़ लेते हैं। जब ये उनकी तलाशी लेते हैं तो उनके पास एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये तीनों तालिबानी है। अब ये एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने बेस से, लेकिन यहाँ पर भी सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए ये अपने बेस से कांटेक्ट नहीं कर पाते। इनके पास एक सैटेलाइट फोन भी था, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट फोन का यूज करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे दुश्मनों को इनकी लोकेशन का पता चल सकता है, लेकिन इनके पास अब इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए ये अपने सैटेलाइट फोन को निकाल कर के बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फौरन कॉल लग जाता है।
लेकिन इनका कमांडर जिससे ये बात करना चाहते थे वो अभी सो रहा था। जब तक सोल्जर कमांडर को बुलाकर के लाता है इनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद बेस से इनसे कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की जाती है लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब इन चारों को ही फैसला करना था कि इन चरवाहों का क्या करना है। इनके साथ जो मैथ्यू था वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं, या तो हम इन्हें छोड़ दें और इनका पीछा करें, या इन्हें यहीं पर बांध करके चले जाएं ताकि भेड़िए इन्हें खा जाएं, या फिर ये ठंड से मर जाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो हम इन तीनों को गोली मार करके नासा के रॉकेट में बिठा देते हैं। लेकिन उसके साथी मना कर देते हैं कि हम इन्हें नहीं मार सकते, अगर हमने इन्हें मार करके दफना भी दिया तो वो लोग इन्हें ढूंढ लेंगे, फिर ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि 4 अमेरिकन सोल्जर्स ने एक मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अब ये चारों के चारों आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। मैथ्यू कहता है कि अगर हम इन्हें जाने देते हैं तो ये नीचे जाकर के अहमद शाह को हमारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा मिशन फेल हो जाएगा। मार्कस मैथ्यू से कहता है कि ये बच्चा नहीं बल्कि खतरनाक फाइटर है, इसकी आंखों में देखो हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई है। दरअसल इन अमेरिकन के लिए इनकी आंखों में बहुत ज्यादा नफरत थी और सबसे ज्यादा नफरत थी उस जवान लड़के की आंखों में। अब इनके साथ जो माइक है जो इनका लीडर भी है वो इन्हें कहता है कि हम अपने मिशन को यहीं पर खत्म करते हैं, हम इन तीनों को छोड़ देंगे और वापस पहाड़ी की तरफ जाएंगे और वहाँ से अपने बेस से कॉन्टेक्ट करेंगे और निकल जाएंगे। अब ये इन तीनों को छोड़ देते हैं। अब इनमें जो जवान लड़का था वो तेजी से भागता हुआ गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और ये चारों के चारों वापस पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से मैथ्यू का पैर फिसलता है और वो जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे करके पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये गलत पहाड़ी पर आ गए हैं। यहाँ एक बार फिर से ये अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर भी सिग्नल नहीं होता। अब ये फैसला करते हैं कि ये नीचे जाकर के ट्राई करेंगे और अगर कांटेक्ट नहीं होता तो रात भर ये यहीं जंगल में छुप कर के गुजारेंगे और जैसे ही सुबह होगी अपने बेस की तरफ निकल पड़ेंगे। इसके बाद ये नीचे आते हैं और कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी कांटेक्ट नहीं होता। तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये अपनी गन की दूरबीन से चारों तरफ देखते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए माइक कहता है कि मैं नीचे जाकर के देखता हूँ। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि पहाड़ों पर अहमद शाह के बहुत सारे लोग खड़े हैं। इससे ये समझ जाते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने छोड़ा था उन्होंने जाकर के अहमद शाह को इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब अहमद शाह और उसके लोग इन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो वापस आता है और मार्कस से कहता है कि हमला करने के लिए तैयार रहो। मार्कस को भी समझ में आ जाता है कि अहमद शाह और उसके लोगों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वो मार्क से कहता है कि शायद मैंने गलत डिसीजन लिया। तभी अचानक से इन्हें पेड़ के पीछे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में गन थी। अब इससे पहले कि वो इन्हें गोली मारता ये उसे गोली मार करके उसकी जिंदगी के बल्ब को फ्यूज कर देते हैं। तभी अचानक से दोनों तरफ से हमला होना शुरू हो जाता है। ये चारों मिलकर के अहमद शाह के बहुत सारे लोगों को ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन ये भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इन्हें गोलियां भी लग जाती है। ये फौरन जैसे तैसे करके पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और कूद जाते हैं। ये लुढ़कते हुए चट्टान के निचले हिस्से तक पहुंच गए थे। ऐसा करने से इनका रेडियो भी खराब हो चुका था। अब काफी देर हो जाती है और कहीं से भी किसी गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। इन्हें लगने लगता है कि ये सेफ है। तभी अचानक से चारों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती है। एक गोली आकर के लगती है सीधी माइक के पंजे पर और एक डैनी की पीठ पर। अहमद शाह के लोग इन पर लगातार गोलियों की बरसात कर रहे थे क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इन्हें भाग कर के यहाँ से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। ये चारों चट्टान के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। माइक कहता है कि मुझे वापस ऊपर जाना होगा ताकि मैं सैटेलाइट फोन से बेस से कांटेक्ट कर सकूं। पर ऊपर जाने से पहले वो मार्कस को अपनी गोलियों की मैगजीन देकर के जाता है। साथ ही उसे कहता है कि कभी भी हार मत मानना। फिर वो गोलियों से बचते बचाते चट्टान की चोटी तक पहुंच जाता है। वो सैटेलाइट फोन से बेस से कांटेक्ट करता है और इस बार कांटेक्ट हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि हमें एयर सपोर्ट चाहिए, यानी कि उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। तभी अहमद शाह के लोग आ जाते हैं और माइक को गोलियों से भून करके रख देते हैं। माइक अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी को भी
गोली मार दी जाती है और वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देता है और अब सिर्फ ये 2 लोग बचे हुए हैं। वहीं 2 हेलीकॉप्टर बेस से इनकी तरफ उड़ जाते हैं। यहाँ पर रनवे पर 2 और ब्लैक हॉक्स को दिखाया जाता है जो उड़ने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन उन्हें उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि वो बगैर अपाची कवर के नहीं उड़ सकते और अपाची कवर वाले हेलीकॉप्टर यहाँ से कहीं और दूसरी जगह चले गए थे। वो कहते हैं कि जैसे ही वो वापस आएंगे हम यहाँ से निकल पड़ेंगे और अब डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मार्कस और मैथ्यूज अहमद शाह के लोगों से चारों तरफ से घिरे हुए थे। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करने की कोशिश करता है तभी एक आरपीजी आती है और उस हेलीकॉप्टर को हिट करती है, जिससे वो हेलीकॉप्टर चट्टान से नीचे गिर करके ब्लास्ट हो जाता है। इस हेलीकॉप्टर में जितने भी सोल्जर्स थे उन सब की मौत हो जाती है। अब जो दूसरा हेलीकॉप्टर था वो नीचे लैंड नहीं कर सकता था क्योंकि चारों तरफ से गोलियों की भारी बरसात हो रही थी और न ही इनके पास कोई कवर होता है। हालांकि हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ सोल्जर पायलट से कहता है कि इसे नीचे उतारो, लेकिन वो ये कहकर के मना कर देता है कि बगैर कवर के हम इसे नीचे नहीं उतार सकते और वो हेलीकॉप्टर को वापस बेस की तरफ लेकर के चला जाता है। मैथ्यू और मार्कस जो दोनों अलग अलग हैं, वो इस हेलीकॉप्टर को वापस जाता हुआ देख रहे थे, जिससे इन दोनों की उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं मैथ्यू के ऊपर अहमद शाह के लोग एक बार फिर से हमला कर देते हैं। हालांकि मैथ्यू उनके कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन आखिर में उसे भी गोलियां लग जाती है और वो भी अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। और अब सिर्फ मार्कस बचा हुआ था, वो भी बुरी तरह से जख्मी है। वो एक पत्थर के नीचे जाकर के छुप जाता है। अहमद शाह और उसके सभी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी आसमान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से दिखाए जाते हैं जिन्हें अपाची कवर से मिल चुका था। उन हेलीकॉप्टर्स को देखने के बाद अहमद शाह और उसके सभी लोग बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर्स को जमीन पर कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती तो वो वापस बेस की तरफ चले जाते हैं। वहीं मार्कस जो बुरी तरह से जख्मी है और एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ है, वो पूरी रात उसी जगह पर बेहोश पड़ा रहता है। जब सुबह उसे होश आता है तो उसकी पूरी बॉडी पर जख्मों के बहुत सारे निशान थे। उसके पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी। वो किसी तरह से लंगड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो चारों तरफ भी देखता है लेकिन उसे कहीं भी कोई हलचल दिखाई नहीं देती। तभी उसे पानी नजर आता है जिसे देख कर के वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा प्यासा था। जब वो पानी पी रहा था तभी वो देखता है कि 3 आदमी और एक बच्चा उसके सामने खड़े हैं। मार्कस बुरी तरह से घबरा जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि मेरे करीब मत आना वरना गोली मार दूंगा। वहाँ पर जो आदमी होता है वो मार्कस को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन इनको एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तभी अहमद शाह के लोगों की आवाजें सुनाई देती है। तब वो आदमी मार्कस से कहता है कि तुम शांत रहो। मार्कस जब बच्चे की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि ये अहमद शाह के आदमी नहीं है। इसके बाद वो आदमी मार्कस को अपने गाँव में लेकर के आ जाता है। दरअसल ये पश्तून था और इस आदमी का नाम मोहम्मद गुलाब था। मोहम्मद गुलाब उसे अपने घर ले जाता है। हालांकि उसके अपने लोग इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा करने से तालिबान वाले उन पर हमला कर देंगे, लेकिन मोहम्मद गुलाब किसी की भी कोई बात नहीं सुनता। हालांकि मार्कस अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते थे, बस इशारों से ही एक दूसरे की बात समझ रहे होते हैं। मार्कस उसे कहता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ, फिर उसे एक मैप दिखाकर के कहता है कि हम अभी किस जगह पर हैं। मोहम्मद गुलाब मैप पर उंगली रखकर के अपनी लोकेशन बताता है। इसके बाद मार्कस एक मैसेज लिखकर के मोहम्मद गुलाब को कहता है कि प्लीज इसे अमेरिकन आर्मी तक पहुंचा दो। मोहम्मद गुलाब वो मैसेज अपने एक आदमी को देता है ताकि वो अमेरिकन आर्मी तक पहुंचा सके। इसके बाद वो आदमी मैसेज को लेकर के निकल पड़ता है अमेरिकन बेस की तरफ। वहीं अब तालिबान वाले मार्कस के खून के निशान को फॉलो करते हुए उस गाँव तक पहुँच गए थे। इन लोगों में अहमद शाह का खास आदमी तर्राक भी मौजूद था। ये लोग सारे घरों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और मोहम्मद गुलाब के घर तक भी पहुंच जाते हैं। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो ये लोग मोहम्मद गुलाब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। फिर उसके घर में घुसकर के मार्कस को पकड़ करके ले आते हैं बाहर चौराहे पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भी रखा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। दरअसल अहमद शाह के लोग बार बार इस गाँव में आते हैं और जिन पर भी शक होता है उसे इसी लकड़ी पर बांध करके मौत के
घाट उतार देते हैं। वो मार्कस को कहते हैं कि बेटा मरने के लिए तैयार हो जा। फिर जैसे ही वो उसे मारने के लिए तलवार उठाता है तभी मोहम्मद गुलाब आ जाता है उसके सामने। उसके हाथ में एक गन भी थी। उसके साथ उसके गांव के सभी लोग भी मौजूद थे जिनके हाथों में गन्स थी। वो इन तालिबानियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोहम्मद गुलाब तर्राक से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम सबको दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देंगे। और अब तर्राक और उसके लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है। मार्कस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस गांव के लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। वो कई बार उनसे पूछने की कोशिश भी करता है लेकिन उसकी लैंग्वेज किसी को भी समझ में नहीं आती। इसके बाद ये एक बार फिर से मार्कस को घर के अंदर ले आते हैं। मार्कस मोहम्मद गुलाब के बेटे को देखता है तो उसे चाकू मांगता है। तभी मोहम्मद गुलाब आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये चाकू मांग रहा है। वो फौरन एक चाकू ला कर के देता है मार्कस को। अब मार्कस उस चाकू से अपने जख्म में घुसे हुए लोहे के टुकड़ों को निकालता है। ये सब करने में उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। मोहम्मद गुलाब उसके जख्म को साफ करता है और उसे कपड़े पहनाता है। अगली सुबह मार्कस को जब होश आता है तो मोहम्मद गुलाब उसे खाने के लिए कुछ देता है। मार्कस उसे फिर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी इनके घर पर गोली चलती है। दरअसल अहमद शाह और उसके लोगों ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और वो लगातार इन पर गोलियों की भारी बरसात कर रहे थे जिसमें गांव के कई लोग मारे जाते हैं। इसी बीच एक तालिबानी मार्कस तक पहुंच गया था। वो उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबा करके मारने की कोशिश करता है। तभी मोहम्मद गुलाब का बेटा मार्कस के हाथ में चाकू दे देता है जिससे मार्कस उस तालिबानी का काम तमाम कर देता है। इसी बीच अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच जाते हैं यहाँ पर और वो अहमद शाह और उसके आदमियों पर गोलियों की बरसात कर देते हैं जिससे उसकी गैंग के कई लोग मारे जाते हैं और जो बचे हुए थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद गुलाब उन अमेरिकन सोल्जर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारा एक साथी हमारे पास है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो मार्कस है। वो उसे यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं। मार्कस बहुत बुरी तरह से जख्मी था। वो अमेरिकन सोल्जर से कहता है कि मोहम्मद गुलाब और उसकी फैमिली को भी साथ ले चलो लेकिन आर्मी के लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये इस गांव में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे और हम इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। तभी मोहम्मद गुलाब का बेटा मार्कस के पास आता है। मार्कस उसे गले लगा लेता है और उसके माथे को भी चूमता है। इसके बाद ये लोग मार्कस को लेकर के आ जाते हैं बेस कैंप में जहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो बेहोश पड़ा हुआ था और इस मूवी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे जिससे मार्कस की सांसें वापस लौट करके आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर सोचने की बात यह थी कि आखिर मोहम्मद गुलाब और गांव के लोगों ने मार्कस की मदद क्यों की। दरअसल यहाँ की रिवायत है कि अगर कोई इंसान अकेला दुश्मनों से घिरा हुआ हो और उसे किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो अफगानिस्तान के लोग उसकी मदद करेंगे और इसीलिए वो मार्कस की मदद कर रहे थे। हालांकि इस मदद करने के बाद मोहम्मद गुलाब को 4 सालों तक छुप करके रहना पड़ा। तालिबानियों ने उनके घर पर कई बार हमले और बम ब्लास्ट किए। एक हमले में उसके कजिन की मौत भी हो गई थी। फिर सन 2010 में मार्कस ने मोहम्मद गुलाब को मेहमान के तौर पर अमेरिका बुलाया लेकिन वो अमेरिका शिफ्ट नहीं हो सकता था क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं थी। मार्कस ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और इसी सीन के साथ रियल स्टोरी लोन सर्वाइवर का एंड हो जाता है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।